हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी। तो यहाँ पे ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके 15 जनवरी जो एग्जाम 15 फरवरी सॉरी जो एग्जाम होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ वीडियो को आप सेव कर लो और लाइक कर लो ताकि लाइक वाला सेक्शन में आपका वीडियो सेव हो जाए, ठीक है ना। बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी को बहुत ज्यादा चांसेस सवाल लड़ने का, तो ध्यान से पढ़ लेते हैं। और बहुत आसान सवाल है जी, आप सारा सवाल पढ़े, बस एक बार रिवीजन कर ले, बहुत मजा आएगा सवाल पढ़ने में। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला हुआ है जी। ओके, तो चले शुरू करें बिना देर के, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत जल्दी हम आपको कवर करा देंगे। सबसे पहला सवाल केमिस्ट्री से सवाल पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जब योग होता है उसको क्या बोलते हैं जी। जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। और ऑक्सीजन का अगर ह्रास होगा तो क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। हर कोई जानता है जी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। तीसरा सवाल पढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है ना। अम्लीय जो वर्षा होता है SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, तो इसका जल का जो पीएच मान होता है 5.6 से जो है कम होता है ना। ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल पढ़ते हैं धोबिया सोडा जिसको बोलते हैं वाशिंग सोडा, जिसको क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा बोलते हैं, धोने वाला सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र बताना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कौन लवण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत तरीके से आपका ये सब सवाल जो है एकदम खोज खोज के निकाला हूं मैं, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने का। देखिए इसमें से बहुत सवाल लड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो लवण कौन है जी? देखिए लवण यहाँ पे देखा जाए तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है? लवण है। छठा सवाल पढ़ते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? बताओ जल्दी से, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर को हम लोग खड़िया भी कहते हैं और चूना पत्थर भी बोल सकते हैं इसको। इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना। क्या होता है? CaCO3। सातवां सवाल पढ़ते हैं लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। बहुत अच्छा सवाल है जी। लोहे की परमाणु संख्या 26, क्या 26 होती है। मैं आपको बता दूं सोडियम की परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा 11 होता है जी। गोल्ड का जो परमाणु संख्या यानी कि Au औरम का परमाणु संख्या होता है कितना? 79 होता है। और सिलिकॉन का देख लीजिए तो सिलिकॉन का 14 होता है। इसके अलावा अगर आप चांदी का देख लें Ag का तो 47 होता है जी, है ना। ये कुछ परमाणु संख्या काफी इंपोर्टेंट है। बाकी तो आपको पता है पोटेशियम कैल्शियम 1 से लेकर 20 तक आपको परमाणु संख्या कम से कम याद रखना है, ठीक है। आगे सवाल है कार्बन का कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल, सबसे आसान यौगिक है? वो कौन है? मीथेन है, CH4 मीथेन हो जाएगा राइट आंसर। नौवां सवाल पढ़ते हैं ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो जब ऑक्सीजन जब बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, सॉरी आगे पीछे हो गया बाबू, देख लेना। यानी कि बी वाला सी में हो गया, सी वाला बी में हो गया। तो मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार नाइट्रोजन अगर पूछ लेगा तो 3 आबंध होगा और हाइड्रोजन अगर पूछेगा तो 1 आबंध होगा, ठीक है। 10वां सवाल पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। असंतृप्त मतलब समझते हैं ना, जो क्या बोलते हैं एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का आता है असंतृप्त। देखिए ये तो एल्केन ग्रुप का है, ये भी एल्केन ग्रुप का है। ये क्या है? एथीन है। क्या है? एथीन। ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। इसका सवाल पढ़ते हैं कि CnH2n, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये किसका फॉर्मूला है, किसका सूत्र है? CnH2n। तो ये है एल्कीन का, किसका? एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। 12वां सवाल देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साग सब्जी अगर विघटित होकर कंपोस्ट बनेगा उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे जी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्या? इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ये एक लवण है। क्या? एक लवण है। NaOH सॉरी ये लवण एक क्षार है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्षार है। क्या? ये क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। 14वां सवाल पढ़ते हैं मधुमक्खी का डंक जो होता है जब काटता है तो बहुत खतरनाक वाला जलन होता है ना, तो एक अम्ल छोड़ता है, उसी के कारण दर्द जलन वगैरह होता है। तो वो एक्चुअली होता क्या जी? वो जो है ना मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। क्या? मेथेनोइक अम्ल, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। आगे सवाल पढ़ते हैं कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बताओ उसका पीएच मान क्या होगा। तो नीला को लाल कौन करेगा? नीला को लाल एसिड करता है, यानी कि अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 7 से कम है। 16वां सवाल है
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। नीला थोथा का सूत्र बताना आपको। नीला थोथा यानी कि क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोइल, नीला कशिश बोलते हैं इसको। इसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट। और ध्यान में रखिएगा कि कॉपर सल्फेट में 5 भाग पानी होता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 18वां सवाल देखिए, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु। बहुत बार सवाल में पूछा है तो मैंने दिया है क्योंकि सवाल नेक्स्ट टाइम आने की बहुत ज्यादा चांसेस है जो आप एग्जाम दोगे। तो जब धातु बोल देगा ना तो क्या होगा? Hg। Hg का मतलब होता है मरकरी। क्या? मरकरी, यानी कि बोला जाए तो पारा, हो ना। अगर यहाँ पे आधातु बोल दे बाबू तो क्या बोलेगा? आधातु बोलेगा तो क्या होगा? ब्रोमीन हो जाएगा। 19वां सवाल है, किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से कटने वाला जो धातु है वो कौन है? सोडियम है। आपको याद करना है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है और लिथियम भी है। ये तीनों जो है चाकू से आसानी से कट सकता है। कौन विजातीय पदार्थ है या विजातीय यौगिक है? तो देख लीजिए, कैल्शियम का चूना पत्थर, सखड़िया, संगमरमर, तीनों का कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला एक ही होता है, KCO3, लेकिन नमक का फॉर्मूला अलग होता है। तो ये है विजातीय। ठीक है। 21वां सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमाते हैं उसको बोलते हैं क्या? एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 सवाल पढ़ते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। क्या? धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाएगा उसको बोलेंगे धातु। तो धातु ही होता है जो धनात्मक आयन को त्यागता है, मतलब आयन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है। जैसे सोडियम देख लीजिए, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धातु ये है, इसीलिए त्याग रहा। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और अधातु ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से यौगिक बनता है उसको बोलते हैं विद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी। 24 सवाल पढ़ते हैं, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। 25वां सवाल है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु के कैटेगरी में आता है। ओके। 26वां सवाल पढ़ते हैं, बेंजीन का सूत्र बताइए भाई। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6 जो है बेंजीन होता है। 27 सवाल है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रोपेनॉन में क्या होता है? कीटोन होता है। इसका देखिए प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? CO होता है। ये जो देख रहे हैं क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल है। और ये क्या है? एल्डिहाइड है। और ये क्या है? अम्ल है। नेक्स्ट है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो अष्टक सिद्धांत बोल देगा तो न्यूलैंड्स। क्या? अष्टक सिद्धांत बोलेगा तो न्यूलैंड्स बोलेंगे। और अगर बोलेगा तिर्यक सिद्धांत या तिर्यक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेरेनर ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है? क्षैतिज बोलते इस प्रकार, इसको बोलते हैं क्षैतिज कतार। तो क्षैतिज कतार 7 होता है। अगर बोलेगा वर्ग कितना होगा या समूह कितना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 18। 30वां सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो याद कीजिएगा क्षारीय धातु। क्या कहते हैं इसको? क्षारीय धातु कहते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहेंगे? क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है ना। चलिए सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या के साइज क्या होता है? जब बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज क्या होगा? घटेगा। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। ओके। चलिए अब यहाँ से जो है बायोलॉजी का सवाल शुरू होता है। केमिस्ट्री अपना दम तोड़ दिया है वहां पे, है ना। अब बायोलॉजी शुरू करते हैं। पित्तरस कहाँ से शुरू होता है जी? तो पित्तरस जो है यकृत से बनता है। स्रावित मतलब यकृत से निकलता है पित्तरस। ठीक है ना। कहाँ से? यकृत से। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताइए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? वो है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत जो है सबसे लंबा भाग है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है जी? देखिए, स्वपोषी जो पोषण होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, है ना। क्या चाहिए? H2O, जल चाहिए। यानी कि इनमें से सभी। 35वां सवाल है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखिएगा, अमीबा जो अपना भोजन कूटपात के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? कूटपात के द्वारा। 36वां सवाल पढ़ते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है पोषण की मृत जीवी, यानी कि कवक जो है मरे हुए जीवों का पोषण करता है। ठीक है ना। तो मृत जीवी पोषण पाई जाती है। कौन एक लिंगी जंतु है? एक लिंगी जंतु कौन हो जाए? केंचुआ हो जाए। केंचुआ जो है एक लिंगी जंतु है। और अगर पादप बोले जाएगा तो क्या होगा? पपीता। पपीता भी एक लिंगी पौधा है। क्लोरोफिल वर्ण का कलर कैसा होता है जी? देखिए, क्लोरोफिल के कारण जो पौधे का रंग हरा होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? ग्रीन होता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब हम आयोडीन की हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, इस प्रकार हमारे बॉडी में, सॉरी यार घेंगा वेंगा लिखा गया, घेंगा है ना, घेंगा बीमारी होता है, गलगंड बीमारी या ग्वाइटर बीमारी रोग हो जाता है। मछली का श्वसन अंग क्या है थी? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली जो है गिल्स से सांस लेता है, गिल्स से, क्या? गिल्स से। ट्रैकिया जो कीट से होता है। त्वचा किसका है? मेढक का। फेफड़ा मानव का है। तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो याद कर लीजिएगा 10 जोड़ी श्वास रंध्र तिलचट्टा में पाए जाते हैं। पौधे में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत जो है एडीपी जब टूटता है तो कितना ऊर्जा निकलता है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। क्या? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जिसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। तो ऐसे तो 2 से 3 से 4 दिन माना जाता है, लेकिन देख लीजिए ऑप्शन में सबसे कम वाला दिन को आप आंसर को टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, 12 से 20 दिन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है जी? याद करिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है। 46 सवाल है, हमारे शरीर की किस पीएच परास के बीच काम करता है? तो हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 के बीच जो है पीएच वैल्यू हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम क्या काम करता है? जाइलम क्या उत्तरदायी है? तो पौधे में जाइलम का काम क्या है? जल का संवहन करना। क्या? जाइलम जो है जल का संवहन करेगा, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करेगा। 48 सवाल पढ़ते हैं, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है? यानी कि जो सजीव होते हैं, जो भी इंसान हो या जानवर हो, उसके बॉडी से यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सब जो है निकलता है। ये सब तीनों नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? हम इस सभी सवाल को तारीफ नहीं कर सकते, अलग अलग सवाल को, इसलिए बोलता हूं यहाँ पे जितने सारे सवाल है सभी सवाल जो है तारीफ के लायक है और एग्जाम में छपने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 99%। तो आप अगर देख लेते हैं ध्यान से, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को, ताकि साइंस के दिन ये वीडियो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या? नेफ्रॉन बोलेंगे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किसको बोला गया? प्रमुख उत्सर्जी अंग वो है किडनी, यानी कि वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए 51 सवाल देखिए यहाँ पे, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोलेंगे नेफ्रॉन। तो ये सवाल होता है रिपीट हो गया क्या जी? वृक्क की, हाँ ये सवाल, अच्छा ये सवाल रिपीट हो, खैर कोई बात नहीं, ये एक आध सवाल रिपीट हो कोई दिक्कत नहीं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत काफी फेमस सवाल है, इसको सिनेप्स कहते हैं। क्या? सिनेप्स। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन। क्या? पादप में जो कौन सा हार्मोन जो वृद्धि करता है? याद कर लीजिएगा, जिब्रेलिन या तो फिर ऑक्सिन। क्या? जिब्रेलिन या ऑक्सिन, ये जो है वृद्धि हार्मोन के रूप में जाना जाता है। पौधों का कौन सा हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? मतलब पत्ती जो मुरझाते हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एब्सिसिक एसिड। क्या? एब्सिसिक एसिड। इसको वृद्धि रोधक भी बोला गया। क्या? वृद्धि रोधक हार्मोन भी बोला गया एब्सिसिक एसिड को। आगे है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? देखिए इंसुलिन जब बॉडी में हो जाता है जी, तो उसके कारण जो है मधुमेह वाला बीमारी हो जाता है ना, मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, डायबिटीज। फूल में नर जनन अंग कौन है? नर जनन। तो देखिए पुंकेसर यही तो है नर जनन अंग, बाकी ये तीनों स्त्री केसर है, यानी कि स्त्री जनन अंग है। द्विखंडन किसमें होता है जी? देखिए द्विखंडन अगर देखा जाए तो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में, लेशमैनिया में, तीनों में द्विखंडन हो जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो हाइड्रा में जो है ना, ये मुकुलन विधि होता है। क्या? हाइड्रा में मुकुलन विधि होता है। एक सवाल इसी सवाल को ऐसे घुमा के पूछता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो याद कीजिए इस्ट भी होता है और हाइड्रा, दोनों नाम रह सकता है यहाँ पे, इस्ट या हाइड्रा। ओके। पराग कोश में क्या होता है बाबू? जानते हैं, पराग कोश में परागकण होता है। 62 सवाल पढ़ते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसमें होता है जी? तो जो फूल वाला जो पौधा जिसमें फूल होता है, उसमें फूलों के द्वारा जो है लैंगिक जनन होता है। अंडाणु निषेचित होता है, ये बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा गया। अंडाणु जो निषेचित होता है कहाँ होता है? फाइलोपियन नालिका में। कहाँ? फाइलोपियन नालिका में होता है। नेक्स्ट सवाल है जी, कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, मतलब मानव मादा का, महिला का जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय तो है जी, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, शुक्रवाहिका जो है ये मानव मादा नहीं बल्कि मानव नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है। कौन उभयलिंगी है? देख ली फिर से सवाल आगे, केंचुआ उभयलिंगी यहाँ पे है। नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है जी? जो शुक्राणु होता है, स्पर्म बोलते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है?
विरसन में होता है, और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है जी? अंडाशय में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, नर युग्मक कौन सा है? यहाँ पे देखिए नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक देखना है तो अंडाणु, योनि, फालोपियन नालिका, ये तो मादा है, शुक्राणु हो जाएगा करेक्ट आंसर। 68 सवाल है, जीन शब्द किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया जीन शब्द को? तो याद कीजिएगा क्या हो जाएगा? जोहानसन। ओके, ऑप्शन नंबर सी। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? किसने? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर के पौधे का यूज भी किया था इन्होंने, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मनुष्य के आहार में अवशेषी अंग कौन है? मतलब समझ रहे हैं ना, अवशेषी मतलब वेस्ट, कोई काम के लायक नहीं है, वो बोलते हैं कि अपेंडिक्स, अवशेषी अंग है। चलिए अब लगता है बायोलॉजी भी यहाँ पे अपना दम तोड़ दी है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, में फिजिक्स की ओर आते हैं और कुछ सवाल फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। प्रकाश की किरणें गमन करती कैसी? सीधी रेखा में, है ना, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत हल्का सवाल पूछेगा बाबू, टेंशन ना लीजिए। प्रकाश का परावर्तन जो है, अपवर्तन भी और परावर्तन दोनों का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। हाँ तो बहुत अच्छा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, 15 मिनट में इतना सवाल कर लिए, काफी अच्छी बात है जी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता, कैसा होता है? बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? अच्छा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और हरासित बनता है। क्या? सीधा और हरासित बनता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है? यार ये तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, इससे जी कैसा सवाल पूछ लिए, आएगा सवाल में। देखिए दाढ़ी बनाने वाला बोल देगा या बोलेगा हजामती दर्पण, क्या बोलेगा? हजामती दर्पण भी बोल सकता है इसको। चलिए, किसी कार के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, अग्रदीप मतलब क्या हुआ? हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण हेडलाइट में लगा रहता है। आगे है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अगर यहाँ पे दर्पण बोल दे या लेंस बोल दे तो धनात्मक होता किसमें? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और वही अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है जी? देखिए लेंस में ना मुख्य दो फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद कीजिएगा, आवर्धन बराबर वी बाई यू। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, वी बाई यू, आवर्धन बराबर वी बाई यू। आगे बढ़ते हैं, किस पदार्थ का लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है? देखिए कभी मिट्टी दे देगा, कभी पीतल दे देगा, तो कांच का होता है, जल का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है, डी का नहीं होता है। अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है? देखिए अपवर्तनांक के बारे में बोला गया है, तो देखिए आपको पता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है ना, हीरा का अपवर्तनांक। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? देखिए हम हमारे आंख पे किसी भी फोटो, किसी भी वस्तु का जो फोटो बनता है कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर बनता है। आगे है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या होता है? अधिकांश प्रकाश जो है अपवर्तन होता है। बोला जाता है कि 100% में लगभग 20% ही प्रकाश आंखों में जा पाती, बाकी सारा रिटर्न हो जाता है, वापस चल जाता है, अपवर्तन हो जाता है। आंखों का प्रकाश, आंखों का व्यवहार कैसा होता है जी? आंखों को हमेशा उत्तल दर्पण की तरह आंख व्यवहार होता है। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या होती है? जिसकी आंखें स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम हेल्दी है, तो वो अनगिनत दूरी यानी कि अनंत दूरी तक वो देख सकता है बंदा। और अगर कम से कम बोला जाए तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो चश्मे में कौन सा लेंस यूज करेंगे? निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करेंगे उत्तल लेंस। किसका? सॉरी सॉरी, मतलब नजदीक का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिखेगा ना, तो दूर के देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल, क्या? अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण झुकाव अधिक होता है? तो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, प्रिज्म पढ़ा, यहाँ पे जब 7 कलर बढ़ता है तो सबसे नीचे बैगनी रहता है। झुकाव किसका ज्यादा हो गया? बैगनी का झुकाव ज्यादा हो गया। और कम किसका? लाल का झुकाव बहुत कम है, सबसे कम है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करता है? इसीलिए तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो नीला कलर का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य अगर बोल दिया जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा जी, और बैगनी का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। 90 सवाल पढ़ते हैं जी। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है जी? विद्युत आवेश का मात्रक होता है एम्पियर। क्या? एम्पियर होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? याद कीजिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ओम प्रतिरोध का होता है एम्पियर, तो समझ में आ गया। वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। चलिए, वोल्ट विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो यंत्र विभवांतर को मापेगा उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर बोला जाता है उसको। देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो ओम का नियम पढ़े, V बराबर आई आर,
लेकिन हमको प्रतिरोध निकालना यानी कि आर निकालना, तो V बटे आई क्या हो जाएगा, V बटे आई। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, V बटे आई। 94 सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क का कमेंट आप लोग करेंगे कि यदि चालक की मोटाई, अगर चालक की मोटाई कम कर देंगे, चालक की मोटाई कम कर दें, कम करने पर चालक की मोटाई कम कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। चालक की मोटाई कम कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत फ्यूज जो है वो उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है जी, याद कीजिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो क्या है, यूनिट। क्या है, यूनिट बोलते हैं। और यूनिट को किलोवाट घंटा भी बोला जाता है, किलोवाट घंटा भी बोला जाता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो याद कर लीजिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। बहुत ज्यादा सवाल नहीं, 10-15 सवाल और बच रहा है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल फ्लेमिंग के बारे में, जब फ्लेमिंग के बारे में पढ़ते हो तो कुछ याद आता है, बिल्कुल मेरे को तो 3 उंगलियां याद आ जाती है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ने क्या बताया था, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, तर्जनी जो उंगली है जी वो क्या करती है ना, देखिए अंगूठा जो है बल की दिशा बताएगा, अंगूठा ये अंगूठा बताएगा, धारा जो है मध्यमा फिंगर बताएगा, और तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। विद्युत मोटर का काम क्या है जी, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जैसे बटन दबाते हैं चालू हो जाता है, मतलब करंट डालते हैं तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किस विद्युत युक्ति में विद्युत विभक्त वलय किसमें यूज होता है, तो याद कीजिएगा विद्युत मोटर में विभक्त वलय का इस्तेमाल होता है, विद्युत मोटर में। चलिए 100 सवाल पार कर चुके हैं। आप लोग का लाइक का टारगेट मैं देता हूं, जल्दी से 5000 लाइक कंप्लीट कर देना, है ना, तब लगेगा हाँ ये वीडियो हर किसी के लिए बेनिफिट हो जाएगा और सबके पास पहुंचेगा। आप सभी लोग लाइक करें, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बिहार के हर बच्चों के पास पहुंचे तो कम से कम आप 5000 लाइक कर दीजिए, सबके पास पहुंचेगा और सबके लिए फायदामंद हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, बस आप लोग लाइक कर देना और कमेंट करना जो मैं होमवर्क बोला हूँ। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है जी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का नाम क्या है, जनित्र, या तो डायनमो भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायनमो भी विद्युत ऊर्जा को विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। लघु पतन जब हो जाता है यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या होता है, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम भी धारा का वैल्यू बढ़ जाता है। स्वच्छ ऊर्जा इनमें से कौन है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत देखा जाए तो कोयला से भी धुआं फैलता है, लकड़ी जलेगा तो भी धुआं फैलेगा। हाँ प्राकृतिक गैस यानी कि एलपीजी हो या सीएनजी, इससे जो है ना प्रदूषण नहीं होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा बोला गया। देखिए गर्म जल प्राप्त करना है तो हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो देखिए पेट्रोलियम, कोयला, अप्राकृतिक गैस, ये तो अनवीकरणीय है। बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि उत्पादन करता है। हरे पौधे क्या होता है, उत्पादन होता है। और उपभोक्ता कौन हो जाएगा, जीव जंतु, जीव जंतु बोले तो इंसान, जानवर। अपघटक किसको बोलेगा, अपघटक जैसे कवक को बोलेगा, डिकम्पोज जो करता है ना, सड़ा गला के जो खा लेता है, अपघटक बोलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाए थे, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में, कहाँ, समताप मंडल में पाए जाते हैं। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बकरी को गाय नहीं खाएगा, घास को बकरी खा लेगा, बकरी को मानव खा सकता है ना, ये सही बात है। बाकी सवाल पढ़े। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, जीवधारी। 113 सवाल यहाँ पे आपको मैंने दिया, 113 सवाल से बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में छपने का, तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। बस जो आपको मैंने होमवर्क दिया वो होमवर्क का कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, बिल्कुल पसंद आई होगी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके और लाइक करके मुझे बता दीजिए, और दोस्तों को एकदम ईमानदारी से शेयर कर दीजिए अपने, और आप हो सके तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा दीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिल जाए। 113 सवाल में बहुत सारा सवाल टैली करेगा। ओके, फिलहाल आपके लिए सवाल आते रहेंगे, और बेहतर से बेहतर सवाल जानना चाहते हो तो बस चैनल पे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। राइट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, किसी और वीडियो में मिलते हैं, बाय।